नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को टिप्पणी की, मानवीय आधार पर कभी कभी न्यायालय को कानून से ऊपर भी उठना पड़ता है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग के एक छात्र को समय सीमा के बाद सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान करने देने एवं प्रवेश प्रक्रिया के भाग लेने की अनुमति देने और उसे आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीट पर या किसी भी अन्य सीट पर जो किसी भी संस्थान में किसी भी स्ट्रीम में उपलब्ध हो सकती है का निर्देश देने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, यहाँ एक दलित लड़का है जिसने आईआईटी में जगह बनाई है। कितने छात्र इसे हासिल करने में सक्षम हैं? वो अगले 10 वर्षों में देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब वो अपनी गलती के बिना अपनी सीट गंवा रहा है। यद्यपि वो कानून के बिंदु पर बाहर हो सकता है, लेकिन कभी कभी मानवीय आधार पर भी हमें कानून से ऊपर उठना पड़ता है। पीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों के वकील से आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश सूची का विवरण प्राप्त करने और इस संभावना का पता लगाने के लिए कहा कि छात्र को कैसे समायोजित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू की स्थापना के लिए उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे देते हुए उनकी पुष्टि की। न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि ये उम्मीद की जाती है कि इस कदम से आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी, जो डीएनए रिपोर्ट आदि तैयार करने में देरी के कारण लंबे समय से लंबित हैं। न्यायाधीश ने कहा, ये उम्मीद की जाती है कि पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के कौशल को उन्नत करने के लिए नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी ताकि न्याय प्रशासन में सुधार हो सके। तेलंगाना हाईकोर्ट ने किसी आरोपी के जमानत के आदेश की प्रति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब तक कि जमानत आदेश उचित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जमानत आदेशों की प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता नहीं। सर्टिफाइड कॉपी के बजाय ई कॉपी के आधार पर ही जमानत आदेश को स्वीकार किया जा सकता है। अदालत ने आदेश सुनाया कि 22 नवंबर 2021 से मामले की स्थिति की जानकारी में उपलब्ध मामले के विवरण के साथ हाईकोर्ट की वेबसाइट से एक आदेश प्रति पर्याप्त होगी। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि नए निर्देश सभी जमानत आवेदनों पर लागू होंगे। इनमें आपराधिक संशोधन के साथ साथ आपराधिक अपील में जमानत भी शामिल है। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के आरोपी टीआरवी कुड्डालोर से द्रमुक सांसद एस रमेश के मामले में पुलिस जांच के एक बड़े हिस्से पहले ही पूरा हो चुकने पर संतोष व्यक्त किया। न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी सांसद ने अपने काजू कारखाने के कर्मचारी की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। मामला अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्राप्त होनी बाकी है। उसने 11 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर किया था। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में इस बात को रेखांकित किया कि पुलिस, जेल अधिकारियों और रिमांडिंग मैजिस्ट्रेटों को मानसिक बीमारी पीएमआई से पीड़ित आरोपियों या कैदियों से कैसे निपटना चाहिए। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति में एक गिरफ्तार व्यक्तियों या रिमांड कैदी भी शामिल है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 20(1) प्रत्येक पीएमआई को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करती है। मानसिक बीमारी से ग्रसित बंदियों या रिमांड कैदियों के दायित्व के बारे में अदालत ने कहा, ये सही समय है कि राज्य गिरफ्तारियों की चिकित्सा जांच के संबंध में प्रोटोकॉल को संशोधित करता है। कैदियों के स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोफार्मो में गिरफ्तार व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में एक विशिष्ट कॉलम होना चाहिए। उस कॉलम को गिरफ्तार व्यक्ति के औपचारिक प्रश्न प्रस्तुत करने के बाद नहीं भरा जा सकता है। ड्यूटी डॉक्टर को स्वतंत्र रूप से टेस्ट करना चाहिए और गिरफ्तार व्यक्ति के नेक्स्ट फ्रेंड या रिश्तेदार से इनपुट इकट्ठा करना चाहिए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की स्पेशल खबर की ओर। 14 महीने की तकरार, 1 साल लंबा आंदोलन, 11 दौर की बातचीत,
सुप्रीम कोर्ट का दखल और सैकड़ों किसानों की मौत के बाद आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने शुक्रवार सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इसी महीने होने वाले संसद सत्र में इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हम यहाँ 15 तस्वीरों के जरिए कृषि कानून और किसान आंदोलन की पूरी कहानी पेश कर रहे हैं। शुरुआत होती है 5 जून 2020 से, जब सरकार ने 3 कृषि विधेयकों की घोषणा की। 14 सितंबर 2021 को सरकार संसद में अध्यादेश लाई और 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मुहर के साथ कृषि कानून बन गए। अब आगे की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर देश भर के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान होते ही दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से डटे किसान खुशी से झूम उठे। जश्न का माहौल है। किसान एक दूसरे के गले मिलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। किसानों ने इसे लंबे संघर्ष की जीत बताया। साथ ही बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कई किलोमीटर एरिया में किसानों के टेंट लगे हुए हैं। हालांकि पहले के मुकाबले किसानों की संख्या बहुत कम है। सर्दी का सीजन शुरू होते ही मंच 10 बजे के बाद ही सजता है, लेकिन शुक्रवार को कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अपने टेंट में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत का कहना है कि 1 साल बाद में सरकार की समझ में किसान शब्द आया है। हम इसे अपनी जीत मान रहे हैं। सरकार से बातचीत का रास्ता खुला है। सरकार जब संसद में कानून लेकर जाएगी, वहाँ क्या होगा ये मायने रखता है। एमएसपी हमारा मुद्दा है। सरकार एमएसपी गारंटी कानून लेकर आए। जब तक सभी मुद्दों पर समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के प्रयासों की आखिरकार जीत हुई है। ये अहंकार की हार और किसानों की गणतंत्र की जीत है। लोग आगामी चुनावों में केंद्र सरकार को माफ नहीं करेंगे। ये झूठी माफी किसी काम नहीं आएगी। जिन्होंने माफी मांगी, उन्हें हमेशा के लिए राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए। किसान स्पेशल खबर में फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।